Now what things you need to keep in your mind for paper 1 specially, ठीक है? पहली चीज, द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पर इज पेपर 1 को डोंट टेक लाइटली, ठीक है? पेपर 1 को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। 100 मार्क्स का होता है पेपर 1। सोचो, अगर 100 मार्क्स में से, जब हमने बात करी थी, अगर आप 300 में से 200 लाओगे तो यू कैन इवन क्लियर योर JRF। नेट तो छोड़ो, नेट को भी बहुत क्रॉस कर जाओगे, ठीक है? तो इमेजिन कि 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है? अगर इसमें से आप, मिनिमम बता रही हूँ, आप 70 मार्क्स का टारगेट भी लेकर चलो तो काफी है, क्योंकि वो तो बाकी तो अपना सब्जेक्ट है, वहां पे हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से आप 100 में से 70 मार्क्स का भी टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो 70 मार्क्स का टारगेट का मतलब है, अगर आप 35 क्वेश्चंस करते हो तो 70 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? आपको कितनी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, आपको फिर मेन एग्जाम के लिए जो आपका जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, यानी कि जो पेपर 2 है, उसमें यू विल बी शॉर्ट ऑफ ओनली लाइक, अब वहां पे 100 मार्क्स भी लाओगे ना तो भी नेट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है? तो 200 में से वहां 100 भी लाओगे तो भी नेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो पेपर 1 में लाइक इतना पावर है, वो एक्चुअली नया पार लगा सकता है। अब पेपर 1 में क्या फोकस करना है? पेपर 1 में क्या होगा, ये जो 10 यूनिट्स हैं, इसमें से कुछ यूनिट्स आप सब लोगों की बहुत स्ट्रांग होंगी, सबके अलग अलग स्ट्रेंथ पॉइंट्स होते हैं। कुछ बच्चों को रीजनिंग इजी लगते हैं, कुछ बच्चों को सिर्फ ये वाला पार्ट मुश्किल लगता है, बाकी उनको ये थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा आसान लगते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एरियाज। आपको जो यूनिट आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, पहले उस पर काम कीजिए, ठीक है? एंड कवर ऑल दोज यूनिट। सपोज ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये सब थियोरेटिकल है, ठीक है? इसमें बहुत सिंपल चीजें हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में स्टूडेंट का टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, देयर की स्ट्रैटेजीज कैसी हैं, साइकोलॉजी पे डिपेंड अगर हम करें तो, स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग वैम्पलिंग आ जाता है हमारा, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कैसे हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, तो बेसिक्स हैं उसके अंदर, ठीक है? कंसेप्चुअल बेसिक्स हैं। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन को लाइटली मत लेना, कॉम्प्रिहेंशन को कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि अगर आप इसको सही कराते हो कॉम्प्रिहेंशन को, तो 10 मार्क्स मिलते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है? हर हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस विल कम, तो कोई भी यूनिट वेस्ट नहीं है, पहली बात। हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि ईच यूनिट इज फॉर 10 मार्क्स यहाँ पर। तो कॉम्प्रिहेंशन तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, इस पे आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो बहुत आसानी से, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए इधर। कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन में लर्निंग ज्यादा है, समझने से भी ज्यादा है कि याद करना है आपको कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, वायरस का नाम क्या है, वो वाली चीजें आती हैं इसके अंदर। फिर मैं इन पे अभी रुक के आती हूँ, फिर आई विल कम टू दिस। सॉरी आई एम रियली सॉरी, जो मैं बोल रही हूँ इनपुट आउटपुट, ये सब आईसीटी में आता है। आईसीटी में यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं डायरेक्ट। कुछ क्वेश्चन इसमें बिट बाइट कन्वर्जन वाले आते हैं, डायरेक्टली बिट को बाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? ये एक पैटर्न है, कई बार आया इस पे क्वेश्चंस, एक बिट में कितने बाइट्स होते हैं, इतने बाइट को इतने बिट में कन्वर्ट करना है। अगेन दिस इज वेरी बेसिक, तो एक पैटर्न है, ये पैटर्न आप समझ के अगर से कर लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा। सॉरी, कम्युनिकेशन में हम बात कर रहे थे, इसमें आता है कि जो द वे ऑफ इंटरेक्शन, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? तो इसमें ये बहुत सिंपल है, कम्युनिकेशन इज वेरी सिंपल, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। प्लस इनमें भी जो पेपर 1 होता है आपका, अगर आप क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो एक ना पैटर्न है, यानी कि कुछ टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? यानी कि एक पैटर्न, जैसे मैं बोला ना, बिट बाइट का क्वेश्चन कई बार आया है,
तो 100% सेम क्वेश्चन नहीं दे देंगे, बट फिगर्स चेंज कर देंगे उसमें। वैसे ही एक कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के बीच में जो डिफरेंस होता है इन चीजों पे, कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप सिंपोजियम ऐसे वाला क्वेश्चंस कुछ बार बार दे देते हैं वो लोग, वो कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, तो वो पैटर्न आप तभी जान पाओगे जब आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे। देन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो अगेन ये चीजें लर्निंग की हैं। यहाँ पर आपको एजुकेशन सिस्टम में यू हैव टू लर्न थिंग्स कि हमारे गवर्नेंस कैसे काम कर रहा है, उसके अंडर कितने लोग हैं, हमारे कौन से आर्टिकल, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं तो कौन से आर्टिकल्स में लाइक कौन से इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल आई गेस 32 है जिसको हार्ट एंड सोल बोला जाता है, थोड़ी चीजें वो हैं। प्लस इसमें एक क्वेश्चन बार बार आता है, हर साल आता है इनफैक्ट, जो हमारी रैंकिंग है ना कॉलेजेस की, जो लेटेस्ट रैंकिंग आती है हर साल, नेशनल लाइक NIRF में आता है रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क करके देयर इज समथिंग। तो जो हमारी हर साल रैंकिंग निकलती है कॉलेजेस की, उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी एग्जाम के लिए जा रहे हो ये रैंकिंग तो प्रिपेयर कर लो पहले से। अब इसमें थोड़ा सा याद करने का काम है, तो पहले लिस्ट बना लो टॉप 10 कॉलेजेस की, टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस, टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक है, उस लिस्ट को लगा लो पेपर स्लिप पे लिख कर, छोटा छोटा अपने घर के लाइक अपने ड्रॉर पे, डोर पे, जहां आपकी नजर ज्यादा पड़ती है ना, उस लिस्ट को बना के लगा दो। क्या होगा, जब भी आपकी नजर पड़ेगी, एक बार स्कैनिंग हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, तो इट विल ऑटोमेटिकली सिंक इन योर माइंड। ठीक है, अपने आप दिमाग में जाएंगी वो चीजें। और देयर वाज वन मोर आई वाज सेइंग, एक रैंकिंग पूछते हैं एग्जाम में। हाँ, एनवायरनमेंट के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, एनवायरनमेंट में देयर इज आई गेस एनसीईआरटी केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी केमिस्ट्री आई गेस 11th क्लास में है, 11th या 12th में, 11th या 12th में से है, प्लीज एक बार चेक कर लेना। तो देयर इज अ चैप्टर नेम्ड एज एनवायरनमेंट 11th या 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बुक में। ठीक है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो एक चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट, आप प्लीज उसका PDF निकाल के पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है और बहुत अच्छी चीजें दे रखी हैं उसमें। उसमें आपकी ग्रीन हाउस गैसेस कवर हो जाती हैं, आपके पॉल्यूटेंट्स कवर हो जाते हैं। तो तेरा सर्टेन छोटे छोटा थिंग्स उसके अंदर जो आते हैं, और काफी अच्छा दे रखा है। प्लस एनवायरनमेंट में भी देयर इज अ पैटर्न, जैसे अर्थक्वेक के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने। जब मैंने एग्जाम दिया था आई गेस तब, हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी पैटर्न है। तो अगर आप जब पेपर स्टडी कर रहे हैं अपने, तो आप देख लो किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार लिख के रख लो कि ये कॉन्सेप्ट मुझे एक बार देखना है। तो अर्थक्वेक का जाके अगर आप विकिपीडिया भी पढ़ लोगे ना कि क्या है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, रिचर स्केल क्या होता है, कितना का कैसे काम करता है, तो वो छोटी मोटी चीजें अगर आपने नोट करके रख ली हैं, तो पेपर में जब आती हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ये लोग पूछते हैं बार बार, आई गेस वो इसी का पार्ट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं हमारे, तो वो भी एक बार हमें स्टडी करने पड़ते हैं। लेटेस्ट जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालती है ना कि इस साल तक हम लोग, ये हमारा गोल है, ये पूरा कर देंगे, तो दैट कम्स अंडर सस्टेनेबल गोल्स। ठीक है, नाउ व्हाट पार्ट इज लेफ्ट इज ये एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें से कुछ चीजें हैं जो बच्चों को मुश्किल लगती हैं, बट इसमें कुछ चीजें बहुत आसान भी होती हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन चीजों में कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे आप पकड़ बना सकते हो अपनी। वो है जब अल्फाबेटिकल कोडिंग आती है, ठीक है, जब कह देते हैं ना कि भाई राम को मैं 4 दे रही हूँ पॉइंट्स, और शाम को मैं 6 दे रही हूँ पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर आप, क्वेश्चन मेरा ये होगा कि लेट मी क्लियर दिस बोर्ड फॉर यू, थोड़ा इजी हो जाए। सो इफ आई आस्क कि लेट्स नाउ आई शुड गो रैंडमली, आर्यमान, इसको आप कितने पॉइंट्स देंगे? ठीक है, तो मैंने राम को 4 दिए थे, शाम को 6 दिए थे, आर्यमान को कितने देंगे? तो ऑप्शन में आ गया A 10, B 8, C 9,
या डी 7? ये आपका क्वेश्चन है, सपोज ऐसा पेपर में आया है पहले भी, ठीक है। तो सपोज दिस इज द क्वेश्चन, तो ये क्या है, अल्फाबेटिकल कोडिंग है। अब इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ अपना लॉजिक यूज करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो उसमें क्या है, आपने देखा राम को 4 दिए थे, शाम को 6 दिए थे, इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन ये है कि ये 3 अल्फाबेट थे और यहाँ पे नंबर 4 मिला, ये 5 अल्फाबेट थे, यहाँ पे नंबर 6 मिला। तो ये कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो इसका क्या होगा आंसर? कैन यू आंसर मी प्लीज? 8, करेक्ट। तो दिस विल बी 8। तो ये है अल्फाबेटिकल कोडिंग। अब इसमें टाइप भी बदलता है। टाइप ये भी हो सकता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कि ए को 1 अलॉट कर रहे हैं, बी को 2 अलॉट कर रहे हैं। तो कोडिंग कभी कभी इस सेंस में आती है आपको, कि नंबरिंग आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक अलग मेथड है जिसमें नंबरिंग से आपको कोडिंग करनी पड़ती है, कौन सा अल्फाबेट कहाँ प्लेस्ड है। तीसरा मेथड एक और होता है जब जिसमें डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जैसे कि अगेन अगर मैं बोलूं चेयर वर्ड है, नॉट चेयर वर्ड को कोडिंग कर दी है हमने, ठीक है। तो चेयर को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब मैं आपसे अगर पूछ रही हूँ कि देयर इज अनदर वर्ड टेबल, ठीक है। तो व्हाट आर द चांसेस, अगर आपको ऑप्शंस में दिया जाए, तो यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ, ये मैंने टेबल लिख दिया है। अब मैं इसका आंसर अगर मांग रही हूँ, तो टी के लिए आई कैन यूज आई है, ए के लिए यहाँ पे ई हुआ था तो आई कैन यूज दैट, बी के लिए यहाँ पे सी जो था वो यूज हो सकता है, एल के लिए अगेन मैं ए पे जा सकती हूँ, और ये वाले ई के लिए एच यूज कर सकती हूँ। तो दिस कैन बी ऑल्सो अनदर मेथड। ये भी यहाँ पे ये आंसर हो सकता है अगर इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। तो क्या हुआ, ये अल्फाबेटिकल कोडिंग थी, उसमें मैंने आपको लाइक 1 2 लाइक 3 टाइप की चीजें बता दी हैं, विच इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ना ही बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने ऐसे 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपका दिमाग काम करेगा, आपका माइंड चलेगा कि इसको क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। अब जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उनका बेनिफिट ये होता है कि आपको 100% श्योरिटी होती है आपके आंसर के ऊपर, या तो आप सही करोगे या गलत करोगे, और आपको पता भी होता है सही है तब भी, गलत है तब भी, ठीक है। सिर्फ फर्क यहाँ आता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी कभी हम चाहकर भी इनमें श्योर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन वो लोग ट्विस्ट कर देते हैं कभी कभी, और हमें लग रहा है हम सही दे रहे हैं पर गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिसीव नहीं, हम धोखा नहीं खाते हैं। यहाँ पर या तो हमें क्वेश्चन आता है तो वो सही होगा, और नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अपने नंबर बहुत बढ़ा सकते हो इनफैक्ट। तो जो लोग इनसे डरते हैं तो प्लीज डरो मत, इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो ये मैंने एक चीज बता दी, अल्फाबेटिकल कोडिंग आता है। ऐसे ही एक सिलोगिज्म है, उस पे क्वेश्चन आते हैं। सिलोगिज्म बहुत सिंपल है, सिर्फ वेन डायग्राम आपको बना के सॉल्व करना होता है। अगेन थोड़ा सा एक मेथड आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया है तो हो जाएगा। देन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन करके एक चीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें भी एक पर्टिकुलर सिलेबस सेट, एक पैटर्न सेट है, क्वेश्चंस का टाइप सेट है। तो बार बार वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए उसमें, ठीक है। सिमिलर थिंग हैपन विद DI, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। सबको इससे काफी डर लगता है, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है, उसके अंदर छोटे छोटे 5 क्वेश्चन होते हैं और काफी लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है इसके अंदर। पर अगेन अच्छी बात ये है, अगर आप इसको प्रैक्टिस पहले से ही कर लो, थोड़े से ट्रिक्स पहले ही समझ लो, तो पेपर में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये, जब भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम ले सकता है, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन में टाइम लगता है, या फिर कोई परसेंटेज लाइक मैथ्स का कोई ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी सा दे दिया है जो आपको लग रहा है नंबर सीरीज कंप्लीट करनी है और आपको टाइम लगेगा, नहीं अभी नहीं कर सकता, तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को एंड में अटेम्प्ट करो, शुरू में टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। तो आपको वो चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि पेपर में टाइम मैनेज हो सके, राइट।
तो दिस वॉज अबाउट योर पेपर 1 की तैयारी. ओके, ये आई गेस हम सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं. जो अभी मैंने डिस्कस किए थे ये सब वही चीजें हैं. 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे. सारे यूनिट्स को इक्वल अटेंशन देनी है. स्ट्रेंथ एरियाज पे काम करना है एंड प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चंस की ट्रिक्स सीखने हैं थोड़े से. ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन स्कोरिंग होता है, उस पर फोकस करो. क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो. और यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे क्वेश्चन पक्का आता है तो उसको भी मिस आउट मत करना. ओके.